हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKMM स्टोरी 22 में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी का जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती है तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारेगी, मगर ऐसा करने के 1 महीने के बाद वह गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। वह इस हद तक गिर हुए होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूरन हो गया। जब एक पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदान से थे, हमारा जॉइंट फैमिली था, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादा थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते और उनकी इज्जत करते थे। वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांटा नहीं करते थे। लेकिन इन सब के साथ हमारा ख़ानदान में एक अजीब सा परंपरा थी और वह ऐसा था कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी शादी होती थी, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में गुजारती थी। बचपन में तो मुझे इस रिवाज की बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं होता और यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। और हैरत की बात ये थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती, वो 1 महीने के अंदर अंदर गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल अजीब लगता था और मैं बिल्कुल भी इसका साथ नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियां के साथ भी यही हुआ था। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था। और जब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेज दूं। भले ही वो मेरे दादा थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए गैर ही थे
और मैं कभी भी इतना बड़ा बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जो इतने सालों से बच्चे नहीं किए थे, और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई गुमसुम सी रहने लगी थी। शायद वो डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ी हो गई थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दे। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी हाँ नहीं हुआ और मैंने उसे डांटकर चुप करवा दिया कि अगर बच्चे होना होगा तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिद बढ़ती जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र ना आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर कायल होता जा रहा था कि जहाँ बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी थी, तो मेरी बीवी ने भी अगर गुजार ली तो उससे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़ कर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद वो कुछ भी ना बोलें। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊँगा और देखूँगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने उसे फ़ौरन पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफ़े पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी खुशी से पत्नी को भेजा था। अब तो ये बात मुझे और गलत लगने लगा, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं इसका जवाब दे दूँगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 माह बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा। लेकिन दिल के अंदर शक ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने ये जाहिर ना होने दिया था, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका DNA टेस्ट करवाऊंगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूंगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपनी बच्चे के खुशी महसूस करके खुश होने लगता, वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाता और मैं ठीक तरह से खुश हो पा रहा था और ना परेशान। किसी तरह वो वक्त ख़त्म हुआ और मुझे भगवान ने चाँद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरे आँखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी
और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियाँ मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाहर से घुमाकर आता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है, और बस यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आना था। वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वो मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाला था उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर ये बच्चा मेरा नाम हुआ तो मैं किस मुँह से इसको अपना बच्चा कबूल करूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई कर गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो खोलकर देखूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वो रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजारने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा ना कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देखूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देखूंगा। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो मुझे नहीं मिला। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिला था। मुझे समझ आ गया भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं। इसलिए मैंने जो है जैसा है बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा था, तो फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई है, और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगा। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं इसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं लेबोरेटरी चला गया, और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव था, यानी वो बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा कि अगर वह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था। वो बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू कर दिया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है
कि दादाजी के कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं। यह राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, यह मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था दादाजी चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ ना सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी हो गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादाजी की पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सब के सामने उठा और बाहर निकल आया। सबने यही समझा कि मैं दोस्त की तरफ चला आया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब दादाजी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें आ रही थी। यह वही बहस है जो हर दुल्हन घर में आने के बाद होती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हा के लिए सजाई जाती है, और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो हम सब के साथ हुआ, और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम में चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी जेब से हाथ निकाले तो उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था। लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा, और मैंने बहुत बार बातों बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल देते थे। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 माह गुजारने के बाद भी बच्चे ना हुए। अब तो सब कोई परेशान हो गया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सभी ने इंतज़ार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बच्ची गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब लगा
कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान गया है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सब को बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकूँगा और जो आदमी राज को जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब जाएं, तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तुम मेरे मरने के बाद यह राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद चाहता हूँ कि सबका दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादाजी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सबके सवालों का जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई औरत ब्याह कर आई तो उस जादूगर ने जादू के ज़रिए से उसकी औलाद बांध दी थी कि कभी भी इस ख़ानदान में औलाद नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना पड़ेगा, और वह यह काम है कि घर में ब्याह कर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि इस बुजुर्ग ने बताया था, और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन आती है उसे बेहोश कर दिया जाता है और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्सों में काला धागा बांध दिया जाता है, और यह काम 7 नस्लों तक चलता रहा। मुझसे पहले मेरे दादाजी और इससे पहले उनके दादाजी ये सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो। तुम लोगों के बाद ये काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसलिए तुम लोगों का बच्चा हुआ। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना कि सबके दिल से शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रहा और मैंने दादाजी से ये वादा किया कि उनका राज उनके मरने तक राज ही रहेगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ करके वो राज बता दिया, और जिसके दिल में जो शक थे उन सब का शक ख़त्म हो गया। दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकाल कर बहते हुए पानी में बहा दिए। इस तरह 7 नस्ल पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।